नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही उम्दा चल रही होगी। हमारी इस वॉकिंग टूर्स पर दूसरी क्लास में हम लोग आज वॉकिंग टूर को आगे पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिकैप ले लेते हैं, छोटा सा 5 मिनट का, जिसके अंदर हम लोगों ने कल क्या क्या बात करी थी पिछली क्लास में, उसके बारे में बात करते हैं। करें शुरू। चलिए, कल हमने देखा था थोड़ा बहुत आर.एल. स्टीवनसन के बारे में। पूरा नाम देखा, रॉबर्ट लुई स्टीवनसन। ये एक स्कॉटिश नॉवेलिस्ट है। 1850 में इनका जन्म हुआ और 1894 में डेथ। इनको ट्रेजर आइलैंड के लिए और द स्ट्रेंज केस ऑफ जेकिल एंड मिस्टर हाइड, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इतने ही वर्क्स लिखे, लेकिन ये दो मोस्ट फेमस वर्क्स हैं इनके, जो कि ये तो इन्होंने सपने के आधार पर लिखा था 4 से 6 दिनों। आगे हमने कुछ एक दो बात ऐसे के बारे में करी थी कि वॉकिंग टूर्स जो है वो 1876 के अंदर पहली बार पब्लिश हुआ था कॉर्नहिल मैगजीन के अंदर, बाद में 1881 के अंदर वर्जिनिबस फ्यूरिश के अंदर। ये एक रेस्पॉन्स है, या रेस्पॉन्स के बजाय हम कहें कि जो है विलियम हेजलिट की बात को, जो कि विलियम हेजलिट ने जो है ऑन गोइंग जर्नी में कही थी, उसको आगे बढ़ाया है आर.एल. स्टीवनसन। इसकी थीम से वो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही रही होगी जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, कि आदमी किसी वॉकिंग टूर पर अगर अकेला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो वहां जाकर कुछ भी ना करे, प्रकृति के खिलाफ, बस प्रकृति के साथ हो जाए, प्रकृति को महसूस करे। और फ्रीडम इज द एसेंस, इसकी बात हम आज करने वाले हैं डिटेल में। तो इस प्रकार से कुछ थीम रहेगी। फिर हमने टेक्स्ट देखा, 4 5 2 3 स्लाइड करी थी। पहली स्लाइड के अंदर हमने देखा कि यह इमेजिन नहीं किया जाना चाहिए कि वॉकिंग टूर बस एक क्या है, साइट सीइंग है। सीइंग एक कंट्री का मतलब लैंडस्केप को देखने जाना है। उसके लिए कुछ और भी तरीके बताए हैं, जिसमें सबसे बेहतर रेलवे ट्रेन है और कैंटिंग डिलेटेंटीज का जो एल्यूजन लिया। कैंटिंग डिलेटेंटीज वो लोग होते हैं जो लोग शौकीन होने का दावा करते हैं, वास्तव में नहीं होते हैं। तो जैसे वो लोग कहते थे कि रेलवे से लैंडस्केप को देखने जाना प्रकृति के खिलाफ है, मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन यकीन मानिए आर.एल. स्टीवनसन कहते हैं कि उससे ज्यादा विविड और कुछ नहीं हो सकता, अगर आपको लैंडस्केप आपकी प्रायोरिटी है। और आगे इन्होंने बताया कि बट लैंडस्केप ऑन ए वॉकिंग टूर इज क्वाइट एक्सेसरी। लैंडस्केप जो है वो एक एक्सेसरी है, ना कि मेन चीज। हाँ, लैंडस्केप भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य मकसद जो है, जो मेन, जो कोर थीम है इसकी, वो लैंडस्केप देखना नहीं है, प्रकृति के साथ अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, महसूस करना है, अपने आप से जुड़ना है, अपनी फ्रीडम को एक्सप्लोर करना है। ये सब बातें जरूरी है, लैंडस्केप देखना एक एसेसरी है। आगे हमने इस स्लाइड में देखा कि जो वास्तव में इस समुदाय से बिलोंग करते हैं, इस ब्रदरहुड से, इस समूह से, वो पिक्चरस्क, या ऐसे समझ लीजिए वो लैंडस्केप देखने निकलते ही नहीं है। उनकी खोज होती है जॉली ह्यूमर्स की। ह्यूमर्स मैंने बताया हंसी मजाक नहीं होता है। हमारे शरीर में जो मेडिकली जो ह्यूमर होते हैं, जैसे ब्लैक ह्यूमर, ब्लड ह्यूमर, इस प्रकार से, जैसे बेन जॉनसन ने 4 ह्यूमर बताए हैं और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लिखा है, तो उन ह्यूमर्स की बात हो रही है। और एग्जाम्पल आगे दे रहा है कि होप एंड स्पिरिट विद द मार्च बिगिन द मॉर्निंग। जब हम मार्च करते हैं, शुरू करते हैं अपनी जर्नी को या अपने ट्रेवल को सुबह, उस समय जब जो चीज हम महसूस करते हैं, जो उत्साह, जो आशा, उम्मीद जो हम महसूस करते हैं, या जो नई चीजों को जानने, अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने की बातें होती हैं, तो उस प्रकार की क्यूरियोसिटी को शुरू करने का एक ह्यूमर। और जब हम पूरे दिन की थकान के बाद शाम को लौटते हैं घर, तो उस जो रिप्लीशन होता है स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक तृप्ति मिलती है अपने को, कि आज हमने
कुछ नया सीखा, कुछ नया देखा। तब हम जब शाम को रेस्ट करते हैं, तब हमारी आत्मा को जो शांति मिलती है उसको महसूस करने के लिए हम लोग यात्रा को शुरू करते हैं। वो एक अदर एग्जाम्पल हो गया जॉली उमर्स का। आगे हमने देखा वो आदमी जो यात्रा पर निकलता है, जो वास्तव में एक, जैसे पीछे बताया, उस ब्रदरहुड का होता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि वो अपने पिट्ठू बैग को रखे तो उसको ज्यादा मजा आ रहा है शाम को, या जब उसको उठा के निकलता है तब उसको ज्यादा मजा आता है। ये ठीक विषय वैसे ही होता है जैसे कोई जिम जाता है तो वहां जाकर वो बाइसेप्स मारता है, लेग्स मारता है, कई तरह की एक्सरसाइजेस करता है, डंबल्स उठाता है। डंबल्स उठाने से पहले उसको पता होता है कि इसके बाद मेरे बाइसेप्स में जो पंप आएगा उसमें ज्यादा मजा है, या एक्सरसाइज करने के बाद जो थकान होती है, जो उसको पसीना आता है, उस पसीने से भी उसको एलर्जी नहीं होती, या वो पसीना जितना ज्यादा आता है उसको उतनी ज्यादा खुशी देता है। तो उसको जितना मजा एक्सरसाइज करने में आता है उतना ही मजा उसको एक्सरसाइज के बाद पसीना बहाने में भी आता है। तो उसको समझ में नहीं आ पाता कि ज्यादा मजा किस चीज में है, पसीना बहाने में ज्यादा मजा है या डंबल को जाके उठाने में ज्यादा मजा है, शुरुआत करने में ज्यादा मजा है या शुरुआत करने के बाद जो थकान होती है, उस थकान के बाद हमको जो आराम मिलता है उसमें ज्यादा मजा है। इस प्रकार की बातें इसमें की हुई थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात थी ये की का क्या मतलब है। ये बिल्कुल किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिसमें एक की अगली की के लिए आधार, फाउंडेशन तैयार करती है, और वो की अगली की के लिए फाउंडेशन तैयार करती है। ठीक इसी तरीके से जो वॉकिंग टूर, वो भी सुबह जब टूर पर निकलता है वो शाम के लिए, शाम के मजे के लिए, शाम के आराम के लिए जो है एक फाउंडेशन तैयार करता है। शाम को मजा तभी आएगा जब हम पूरे दिन मेहनत करेंगे, और पूरे दिन मेहनत करके जब शाम को आराम करते हैं तब अगले दिन मजा तभी आएगा जब शाम को आराम से हमको नींद आए अच्छे बिस्तर पे। हम शाम को, जैसे ये आर्ल स्टीवनसन खुद एक स्मोकर थे, तो उसको स्मोकिंग का मजा तभी आएगा बैठकर बालकनी में जब वो पूरे दिन मेहनत करके आए। बाद में कुछ बातें लिखी हुई है कि ऐसी बात, यही वो बात है जो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। जो या तो उन्होंने 3 तरह के वॉकर के बारे में बताया है। एक तो काम वॉकर होते हैं जो आराम से चलते हैं, हर चीज का मजा लेते हुए चलते हैं, जो असली ट्रेवलर होते हैं वो। उसके अलावा 2 उसके आजू बाजू के ट्रेवलर्स होते हैं। एक वो ट्रेवलर होते हैं जो खासकर आर एल स्टीवनसन ने बताया है, महिलाओं को उदाहरण देकर बताया है। महिलाओं को या महिलाओं प्रकार के कुछ मेल्स भी होते हैं जिनको घूमने जाने का शौक होता है, लेकिन जाते ही वो अपने ग्रुप का मूड ही खराब कर देते हैं। जैसे कहीं जाने का कहें कि उस सनसेट पॉइंट पे जाएंगे, कोई फोर्ट देखने जाते हैं, बहुत बड़ा फोर्ट होता है, किसी हिल स्टेशन पे जाना होता है, तो वहां जाने से कुछ दूरी पहले ही वो कह देते हैं मेरे को यहीं से दिखाई दे गया, मैंने देख लिया, ये खंडर की तरह फोर्ट है, मेरे को तो सनसेट है वो यहीं से दिखाई दे रहा है। तो मूड ही खराब कर देते हैं सारा, पूरे ग्रुप का जो एंथुजियाज्म वो खत्म कर देते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार के लोग होते हैं कुछ लाउंजिंग, या महिलाएं होती है जो थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाती है, वापस बैठ जाती है, और थोड़ी दूर चली वापस बैठ जाती है, पत्थर किसी बेंच की तलाश में रहती है कि बस रेस्ट कर ले किसी तरह से। और एक वो होते हैं जो ये उम्मीद करते हैं कि ज्यादा चलेंगे ज्यादा मजा आएगा, और ज्यादा चलेंगे और ज्यादा मजा आएगा। इसमें जैसे एग्जाम्पल देके कहा है 1 घंटे में 5 मील चलेंगे, तो ये बहुत ज्यादा चलना हो गया। और उस टाइम में खासकर किसी पहाड़ी इलाके में ऐसे 5 मील 1 घंटे में चलना सामान्य बात नहीं है। जब आदमी इतना चल लेता है, इतना थक जाता है कि फिर उसको जो आनंद लेना चाहिए था वो ले नहीं पाता। या किसी कोई सुंदर चीज आई, उसको वो देखेगा नहीं, बोला आगे 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 करेंगे आगे करेंगे, तो उस आगे आगे चक्कर में वो जो इंस्टेंट जो रिलीफ मिल रहा था, जो आंखों को सुकून मिल रहा था, प्रकृति के नजारों का जो सुकून मिल रहा था, वो खो देता है उन चीजों को, महसूस नहीं कर पाता। उसका ध्यान बस उस टास्क को कंप्लीट करने में होता है, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा चीजें देखने में होता है। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा चीजें देखने के चक्कर में, ज्यादा यात्रा करने के चक्कर में जो
वॉकिंग टूर का या पैदल चलने का जो असली मजा होता है वो उसको खो देता है। और आगे लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो है वो प्ले ऑफ नहीं कर पाते हैं। किस चीज को, दो विपरीत चीजों के बीच में संतुलन नहीं बिठा पाते हैं। किन दो विपरीत चीजों के बीच में संतुलन नहीं बिठा पाते हैं? एक तो थकान और एक आराम। जब वो सुबह निकलते हैं और दिन भर थकान मिलती है उनको और बाद में वो शाम को आराम करते हैं, तो उस थकान के, उस मेहनत के और उस आराम के, दिन भर की मेहनत और बाद में वो आराम, आर.एल. स्टीवनसन ने जिंदगी की फिलोसफी देते हुए कहा है। इस ऐसे की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमें ये जिंदगी जीना सिखाता है, किसी काम को किस तरीके से करना है, अति उत्साहित होकर नहीं करना है और ढीले ढाले होकर भी नहीं करना है। ये चीजें हम इस ऐसे से सीख सकते हैं। तो इस प्रकार की बात की गई है कि जो ओवर वॉकर होते हैं या जो लाउंजिंग, जो आलसी प्रवृत्ति के या आरामदेह प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो ये चीज महसूस ही नहीं कर पाते, वो संतुलन ही नहीं बिठा पाते। जैसे आप दिन भर 5 स्टार होटल के अंदर पड़े रहेंगे सोफे पे, तो दिन भर घूम कर आने के बाद शाम को जो आराम मिलता है, उस आराम को आप कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की बातें यहाँ तक हमने की थी। अब आगे पढ़ते हैं। आगे स्टीवनसन लिखते हैं, एंड अबव ऑल, और इससे या सबसे ऊपर, इट इज हियर दैट योर ओवरवर्कर फेल्स टू कॉम्प्रिहेंशन, कि ये वो बात है जो आपका ओवरवर्कर है, जो हद से ज्यादा चलने की जिसकी प्रवृत्ति होती है, उसको तो खासकर क्रिटिसाइज किया है, वो इस बात को समझने में विफल हो जाता है, फेल हो जाता है। हिज हार्ट राइजेज अगेंस्ट दोज, ये कहता है कि जो ओवरवर्कर है उसके दिल में तो नफरत पैदा हो जाती है उन लोगों के प्रति। अब किन लोगों के प्रति हो जाती है? यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जो है उदाहरण लिया है, और वाकई क्या क्या उसका एक्सप्लोरेशन है लाइफ के प्रति, बेहतरीन सच में। तो आगे लिखता है कि हु ड्रिंक देयर, ये होता है क्यूराशोआ, एक तरीके की शराब होती है, और ये इस तरह की शराब होती है, बहुत ही स्वादिष्ट कह सकते हैं, पीने वालों को पता है, और बहुत ही सुगंधित तरीके की शराब होती है। क्यूराशोआ एक शराब होती है। तो ये कहता है कि हु ड्रिंक देयर क्यूराशोआ इन लिकर ग्लासेस। लिकर ग्लासेस का मतलब छोटी छोटी ग्लासेस होती है, ठीक उसी तरीके की ग्लासेस जैसे वोडका और टकीला हमने मूवीज में देखी है। मैंने तो नहीं पी, लेकिन कहते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट शराब होती है। अब जो ओवर वॉकर होता है उसका एग्जाम्पल देके कह रहे हैं कि ओवर वॉकर के मन में उनके प्रति तो जो है नफरत होती है, उनका हार्ट कभी उस चीज को नहीं समझ पाता है, उस वैसा नहीं महसूस कर पाता है जैसा वो छोटी छोटी ड्रिंक्स के अंदर क्यूराशोआ पीते हैं, छोटे छोटे डोज लेते हैं। व्हेन ही हिमसेल्फ, जबकि वो खुद श्विल, श्विल का मतलब होता है गटकना, जानवर की तरह गटकते हैं ना, जैसे जानवर नहीं पीता पानी गट कोई बिना स्वाद लिए, ठीक उसी प्रकार से वो शराब को गटक जाता है, गटकना। अगर वैसे ही कोई शराब को गटक जाए, वो खुद क्या करता है, व्हेन ही हिमसेल्फ कैन स्विल इट इन ए ब्राउन जोन। ब्राउन जोन का मतलब होता है पुराने टाइम या आज भी शराब वो बेहतर मानी जाती है जो शराब पुरानी हो, जितनी ज्यादा शराब पुरानी उतना ज्यादा शुरू। तो इंग्लैंड के अंदर या वर्ल्ड के, स्कॉटिश तो खासकर, स्कॉटिश जो लिकर है वो तो बहुत फेमस लिकर है। तो वहां पर क्या होता है, बड़े बड़े ड्रम्स लेते हैं लकड़ी के, और उन ड्रम्स के अंदर जो है शराब की जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डालकर फिर उसको अच्छे से पैक करके दफना देते हैं किसी ऐसी जगह पर, या ऐसी गुफाएं बनाई हुई होती है उन्होंने, जो पुश्तैनी काम होता है जिनका, वो रख देते हैं। और बाद में 20 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल बाद जब उस ड्रम को निकालते हैं, और फिर उस शराब का जो टेस्ट होता है, जो उसकी सुगंध होती है, उसको बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो जिस ड्रम के अंदर रखा जाता है उसको कहा जाता है ब्राउन जोन। तो ये कहता है कि जो ओवर वोकर है वो नफरत करते हैं ऐसे लोगों से जो इस शराब को छोटे छोटे ग्लासेस के अंदर पीते हैं, क्योंकि उनको तो मजा आता है और वो उस मजे को समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि क्वांटिटी ज्यादा पियेंगे उस तरीके के शराब की, क्यूरा शोआ की, तब अपने को ज्यादा मजा आएगा, तो वो पूरे के पूरे ब्राउन जोन को गटक जाते हैं, एक ही सांस में बिना स्वाद लिए उसका सत्यानाश कर देते हैं शराब का, जानवर की तरह पीते हैं। तो वो लोग नफरत से भरे हुए होते हैं उन लोगों के प्रति
जो शराब की छोटी छोटी डोज लेते हैं, ही विल नॉट बिलीव, वो विश्वास ही नहीं कर पाते, दैट द फ्लेवर इज मोर डेलिकेट इन स्मॉलर डोज, कि छोटे छोटे डोज लेने में जो मजा है, उस मजे पर वो विश्वास ही नहीं कर पाते। उनको लगता है इस चीज की क्वांटिटी अगर ले लेंगे ज्यादा, तो बस क्वांटिटी लेने में ज्यादा मजा है। जब वो, जैसे हमारे आसपास हम शादियों में देखते हैं, तो शादियों में जो शराब चलती है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेलिकेट तरीके से पीते हैं, अपने जो शौकिया तरीके से पीते हैं, और कुछ लोग जिनको ऐसे लगता है कि बस आज कयामत की रात है, पी लो जितना पी सकते हो, क्योंकि महंगी शराब उन्होंने देखी नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि जितनी ज्यादा पी लेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, और फिर थोड़ी देर में फेल हो जाते हैं। जबकि जैसे सामने लंगों का प्रोग्राम चल रहा हो, बढ़िया टेबलें लगी हुई हो, गुलाब के फूल बिखरे हुए हो, माहौल का फर्क पड़ता है। शराब, सिर्फ शराब के टेस्ट से या उस क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, शराब को महसूस करना, उस माहौल को, फिर वो बातें उस प्रकार से, उस प्रकार के गाने चलते हैं, उस चीज का मजा है। तो कुछ लोग होते हैं वो गटक के थोड़ी देर में फेल हो जाते हैं, फिर पड़े रहते हैं जहां नाली में गिर जाएंगे, या कहीं जाकर उनको सुला दिया जाता है। वो लोग मजे, उस शराब के उस पूरे माहौल का मजा नहीं ले पाते हैं। तो वो लोग कभी विश्वास ही नहीं कर पाते दैट फ्लेवर इज मोर डेलिकेट इन स्मॉलर डोज, मतलब छोटे छोटे डोज लेने में ज्यादा मजा है। ही विल नॉट बिलीव दैट टू वॉक दिस अनकॉन्शियनेबल डिस्टेंस इज मेयरली टू स्टूपिफाई एंड ब्रूटलाइज हिमसेल्फ। वो लोग इस चीज पर विश्वास ही नहीं कर पाते कि इस प्रकार से अनियंत्रित रूप से, या बहुत ही ज्यादा पागल कर देने वाला होता है, उतनी डिस्टेंस को तय करना, खुद को शून्य कर देना या तंग करना। ब्रूटलाइज का मतलब होता है खुद के साथ अत्याचार करने जैसा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको लगता है कि मजा आएगा, ना मजा नहीं आता है। आप अत्यधिक जब अगर चलते हैं, तो उसके बाद आपको इतनी थकान, इतनी शून्य पैदा हो जाती है, आपका शरीर आपका साथ छोड़ने लग जाता है, तब आप प्रकृति को क्या महसूस करेंगे? प्रकृति तो बहुत कहीं पीछे रहेगी, आप तो उस टास्क को, उस जॉब को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। जैसे पढ़ाई में भी कुछ लोग ऐसे करते हैं, 15 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर एक दिन ऐसे पढ़ेंगे कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 12 घंटा 14 घंटे, और फिर अगले दिन उनकी हिम्मत नहीं उठ पड़ेगी किताब उठाने की। तो उससे बेहतर है ना कि आप 8-10 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। ये फिलोसफी अपनी जिंदगी के हर पहलू में लागू हो सकती है। आर एल स्टीवनसन का ये जो ऐसे है, ये जिंदगी के हर पहलू में, बिजनेस में, पढ़ाई में, रिलेशनशिप्स में, जैसे कपल होता है, नई नई शादी होती है, वो शुरू शुरू में उसको इतना प्यार देता है, इतना केयर करता है, इतनी ज्यादा उसकी बातें मानता है, हर काम पूछ पूछ कर करता है, ये एक दूसरे से सब इतना इतना ज्यादा कर देते हैं कि बाद में उनका एक दूसरे से मिलने का ही मन नहीं होता, फिर वो कहते हैं प्यार कम हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार की बातें हैं कि जिंदगी के अंदर संतुलित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कहते हैं कि ही विल नॉट बिलीव टू वॉक दिस अनकॉन्शियनेबल डिस्टेंस, का मतलब इतनी ज्यादा डिस्टेंस थोड़े टाइम में, या बहुत कम टाइम में ज्यादा चलने की जो प्रवृत्ति होती है, वो मेयरली का मतलब सिर्फ स्ट्यूपिफाई, शून्य कर देने वाला, और खुद को तंग या खुद पर अत्याचार करने जैसा है। एंड कम टू हिज इन, और फिर वो इतना चलने के बाद शाम को जब अपनी सराय में, इन का मतलब होता है होटल, जो धर्मशाला होती है उसको कहा जाता है इन। एंड कम टू हिज इन, जब वो शाम को या रात को अपने होटल में आता है, विद अ शॉट ऑफ फ्रॉस्ट ऑन हिज 5 फिट्स, अपनी 500 इंद्रियों पर, 5 फिट्स का मतलब इंद्रिया, 500 इंद्रिया, 500 इंद्रिया कौन सी? टच वाली, सूंघने वाली, टेस्ट वाली, इस प्रकार से जो 5 इंद्रियां होती है, उन पर एक तरीके से धुंध जमा हो जाती है। धुंध जमा होने का मतलब, वो अपने रूम में आने के बाद, या अपनी जो आराम करने की जगह है वहां आने के बाद, उस उन चीजों को महसूस ही नहीं कर पाता है। जैसे वो आया होटल के अंदर, खाना ऑर्डर किया, खाना आ गया, अब उसको खाना खाना है बस, लेकिन वो उस खाने का मजा नहीं ले पाता है। वो खाना खाता है क्योंकि उसके शरीर की जरूरत है खाली, बाकी वो उस खाने का क्या टेस्ट है, या उसने क्या चीज ऑर्डर करी है, उस चीज से उसको, क्योंकि उसका शरीर महसूस ही नहीं कर पाता वो चीजें, वो इतना सुनना हो गया, इतने उसमें थकान भर चुकी है कि वो अपने टेस्ट बर्ड्स को खो देता है। वो जब सोता है उस बिस्तर पर, तब उसकी स्किन जो महसूस करती है, वो टच, वो डेलिकेसी, वो आरामदायक बिस्तर,
वो बिल्कुल महसूस नहीं कर पाता है, उसको गिरते ही ऐसे बेहोशी सी आ जाती है। उसने जो रूम ले रखा है अच्छा सा, उस रूम में जो फ्रेग्रेंस है, जो उसकी सूंघने वाले टेस्ट वो हैं, सेंसेस हैं, वो ये सब खो देता है। वो बस रूम में आता है, खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, इतना थक जाता है, ना उससे बातें हो पाती है, ना दिन भर को जो किया है दिन भर उसके बारे में किसी से बात करने का मन करता है। और शायद ऐसा भी हो कि वो इतना थक जाए कि अगले दिन घूमने या वॉकिंग टूर पर या टूर पर जहां जहां वो निकला था सोचकर, वहां जा ही ना पाए। तो उसके लिए कहा है एक मेटाफर की तरह कि उसके लिए ये क्या है, एक स्टारलेस नाइट ऑफ डार्कनेस इन हिज स्पिरिट, कि ये उसकी जो स्पिरिट है वो बिल्कुल एक डार्क, एकदम अंधेरी काली रात जिसमें कोई स्टार नहीं है। स्टार मतलब खुशियां नहीं है उसकी जिंदगी में, या उसने जो दिन भर किया है उसमें किसी भी तरीके के कोई स्टार्स नहीं है, बस डार्कनेस, ना डार्कनेस है, दूर तक जहां तक नजर जाए वहां तक वो बस किसी पागल की तरह महसूस करेगा, सन की खुद को महसूस करेगा। तो इस स्लाइड के अंदर कहा गया है कि संतुलित रहना कितना जरूरी है, और ओवर वॉकर के बारे में बताया कि ओवर वॉकर कितना खुद को, खुद के लिए कितना घातक कर सकता है, या खुद के लिए कितना घातक होता है। इस प्रकार की बातें बताई है ओवर वॉकर के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। नॉट फॉर हिम द माइल्ड ल्यूमिनस इवनिंग ऑफ ए टेम्परेट वॉकर। ये कहता है कि जो माइल्ड, जो सौम्य ल्यूमिनस चमकदार जो रात होती है वो उसके लिए होती नहीं है, क्योंकि उसको तो रात का मजा लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा। वो तो दिन भर इतना ज्यादा घूम लेगा ओवर होकर कि उसको शाम के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। जब शाम को आएगा, आते ही खाना खाएगा, वो भी उसको भाए, अच्छा लगे ना लगे, बस सराय में आएगा और बेड पे गिरते ही सो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, क्योंकि वो इतना थक चुका है। तो ये जो माइल्ड ल्यूमिनस शाम जो है वो उसके लिए है ही नहीं। वो किसके लिए है? वो तो एक टेम्परेट वॉकर के लिए है, जो संतुलित, काम तरीके से हर एक चीज को अच्छे से महसूस करते हुए, ना कम ना ज्यादा, एक संतुलित वे में जो चलता है दिन भर, उसके लिए होती है वो शाम माइल्ड और ल्यूमिनस। ही हैज नथिंग लेफ्ट ऑफ मैन। जो ओवर वॉकर होता है उसके अंदर इंसानों जैसा, यहाँ मैन का मतलब आदमी नहीं है, इंसान, उसके अंदर इंसानों जैसा कुछ नहीं बचता है, बट ए फिजिकल नीड फॉर बेड टाइम एंड डबल नाइट कैप। बस उसकी फिजिकल नीड होती है कि वो सो जाए, क्योंकि उसको नींद, वो नींद के भी मजे नहीं ले पाता है। जैसे अगर कोई टेम्परेट तरीके से दिन भर चलेगा, फिर वो अपने रात के जो, जैसे कुछ भी काम है, वो खाना खाएगा, वो अपने कोई लिकर लेगा या कोई स्मोक करेगा, जैसे आगे लिखा हुआ है स्मोकर। तो वो सब काम करने के बाद उसको ऐसे पूरे दिन की ऐसे लगता है जैसे मैंने पूरा दिन बढ़िया तरीके से कंज्यूम किया है। तो उसको जो नींद आएगी वो भी एक शांति भरी नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, उसको सपने जो आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। अगले दिन जब वो सुबह उठेगा तो बहुत ही खुद को भरा हुआ महसूस करेगा कि मैंने कल का दिन बहुत अच्छे से जिया है और आज का दिन जीने के लिए वो तैयार है। लेकिन जो ओवर वोकर होता है, ही हैज नथिंग लेफ्ट ऑफ मैन, उसके अंदर इंसानों जैसा कुछ नहीं बचता है, बट ए फिजिकल नीड फॉर बेड टाइम। अब उसकी शरीर की ये जरूरत है कि उसको नींद लेनी पड़ेगी, बस वो नींद के मजे नहीं लेता है, उसको नींद लेनी पड़ रही है। एंड डबल नाइट कैप। नाइट कैप का मतलब होता है, वैसे तो देखो नाइट कैप के दो मतलब निकलते हैं। पहले के जमाने में नाइट कैप वो होते थे, जैसे रात को सोते टाइम लोग एक कैप का यूज किया करते थे, ताकि उनके किसी रोशनी कोई प्रभावित ना करे या उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। लेकिन यहाँ पर नाइट कैप का मतलब वो नहीं है, यहाँ पर नाइट कैप का मतलब है नशा। उनका शरीर इतना थक चुका है कि अब उनको, उनके शरीर की वो जरूरत है कि वो नशा करेंगे तभी उनको थोड़ा आराम मिलेगा, और वो नशा इतना ज्यादा करते हैं, उनके आदतन ओवर वर्कर्स होते हैं, वो नशा करके बेहोश हो जाते हैं। एंड इवन हिज पाइप, ये कहते हैं कि अगर कोई स्मोकर हो, इफ ही बी ए स्मोकर, अगर वो स्मोकर है तो उसकी जो पाइप है, जानी, जो लगाते हैं ना पाइप शिगार, वो पाइप भी उसको मजा नहीं देती है, विल बी शेवरलेस एंड डिसइंचेंटेड। इंचेंटेड का मतलब होती है जादुई, और बिना जादू के जो होती है, शेवरलेस का मतलब बेस्वाद,
उसको वो अपनी पाइप भी बेस्वाद और बिना मतलब कोई आनंद नहीं देती, आनंदित नहीं करती। अगर वो स्मोकर है और किसी भी स्मोकर को स्मोक करना अच्छा लगता है, लेकिन उसकी तो जो पाइप है वो भी उसको मजा नहीं देती है। इट इज हिज फेट, इट इज द फेट ऑफ सच एन वन टू टेक ट्वाइस एज मच ट्रबल एज is needed to obtain happiness and miss the happiness in the end। ये कहता है कि यही उनका जो भाग्य है, जो आगे की खुशी की तलाश में डबल मेहनत करते हैं। क्या कहता है? डबल अभी ज्यादा कष्ट लेते हैं कि आगे सुख पाएंगे, वो आज की खुशी को भी खो देते हैं। टेक ट्वाइस एज मच ट्रबल, जो अभी दो गुना ट्रबल लेते हैं, एज इज नीडेड, जितना चाहिए उससे डबल, टू ऑब्टेन हैप्पीनेस, खुशी को प्राप्त करने के लिए। वो आज की खुशी को छोड़ेंगे। जैसे ऐसे नहीं होता, कोई पार्टी है और पार्टी में शाम को मजा करने के लिए वो पूरे दिन इतनी ज्यादा तैयारी करता है जितनी आवश्यकता नहीं है, उससे डबल तैयारी करता है, और शाम को जब पार्टी का टाइम होता है वो इतना थक जाता है, सो जाता है। तो फिर वो डबल मेहनत करने का मजा आया क्या उसको? उसको ना पार्टी का मजा आया, ना दिन भर मेहनत करने का मजा आया, क्योंकि दिन भर उसने इतनी मेहनत करी कि उसका शरीर इतना साथ छोड़ गया है कि उसको शाम को अब सोना पड़ेगा, वो पार्टी के मजे नहीं ले पाता है। तो वही बात है कि जो आज डबल ट्रबल लेगा टू ऑब्टेन हैप्पीनेस एंड मिस द हैप्पीनेस इन द एंड, और अंत में वो उस खुशी को त्याग देगा, वो खुशी उसका साथ छोड़ जाएगी, उसको मजा नहीं आएगा। इसलिए और होकर बनने से बचना है। ही इज द मैन ऑफ द प्रोवर्ब, ये उस कहावत का, उस लोकोक्ति का जो मैन है, या ये लोकोक्ति उस आदमी पर एकदम फिट बैठती है। इन शॉर्ट, हु गेव फर्दर एंड फेयर वर्स, जो ज्यादा मेहनत करता है ज्यादा प्राप्त करने के लिए, और जो असली उसका जो खुशी होती है उसको खो देता है। ये एक प्रोवर्ब है, गोज फर्दर एंड फेयर वर्स, जो आगे आने वाली खुशी होती है उसको भी वो बर्बाद कर देता है। तो इसमें यहां तक इसने बात करी है इसकी ओवर वॉकर की जो कमियां होती है, इसलिए ओवर वॉकर बनने से बचना है किसी भी काम के अंदर। और यहाँ पर वॉकिंग टूर की बात हो रही है, तो वॉकिंग टूर में बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर वॉकिंग करने में समझते हैं कि ज्यादा आराम मिलेगा, या कुछ भी काम अभी नहीं करके बाद में करेंगे, अभी मेहनत करते हैं तो बाद में आराम मिलेगा। बाद में नहीं मिलता है, मजे साथ साथ में लेना चाहिए टेम्परेट तरीके से। इसी प्रकार से भी नहीं होना चाहिए कि बहुत स्लो हो या ओवर वॉकर होने का तो सवाल ही नहीं उठता, अगर आपको जिंदगी के मजे लेने हैं। आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं, नाउ टू बी प्रॉपरली एंजॉयड ए वॉकिंग टूर शुड बी गॉन अपॉन अलोन। ये एक ऐसी फिलोसफी है जो आध्यात्मिक लोग समझ सकते हैं। अगर आप कहीं पर किसी के साथ जाते हैं तो वहां बातें करना लाजमी है, एक दूसरे को, हाँ गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको वॉकिंग टूर नहीं कहा जाएगा। फिर ये आगे बताएगा उसको क्या कहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के साथ जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, तो आपको उस ग्रुप का एक जिम्मेदारी होती है कि उस ग्रुप को एंटरटेन करें, वो ग्रुप आपको एंटरटेन करें। आप साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो ये सब चीजें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के लिए ठीक है। लेकिन जब आप प्रकृति से मिलने जाते हैं, प्रकृति को महसूस करने जाते हैं, तब कहीं ना कहीं किसी का साथ होना आपको डिस्टर्ब करता है। आप मान के चलिए, आप अगर किसी के साथ जाएंगे तो वो जो बातें होंगी वो एक हर्डल की तरह ट्रीट करेंगी। आपका जहां मन होगा वो उस प्रेशर में आपको वहां नहीं जाने देगी, या आपके साथ वाला जो महसूस कर रहा है, जैसे आपको कहीं जाना है लेकिन साथ वाला बीमार पड़ गया, तो आप पर ये प्रेशर होगा कि मैं जाना तो चाहता था, लेकिन इस साथ वाले की जिम्मेदारी है मेरी, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। इस प्रकार की बातें की गई है। नाउ टू बी प्रॉपरली एंजॉयड ए वॉकिंग टूर शुड बी गॉन अपॉन अलोन। वॉकिंग टूर को हमेशा अकेले किया जाना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए वॉकिंग टूर, तभी आप वॉकिंग टूर का मजा ले पाएंगे। इफ यू गो इन ए कंपनी, अगर आप किसी के साथ जाते हैं, इवन इन पेयर्स, पेयर्स का मतलब जोड़े, अपने कपल को भी साथ लेकर जाएंगे, अपने
पार्टनर को भी साथ लेकर के जाएंगे, तब भी आप उसको फिर वॉकिंग टूर नहीं कहेंगे। इट इज नो लॉन्गर ए वॉकिंग टूर इन एनीथिंग बट नेम। वो बस नाम का ही वॉकिंग टूर होगा, इसके अलावा उसके अंदर वॉकिंग टूर वाली कोई भी फीचर, कोई भी क्वालिटीज नहीं होगी। इट इज समथिंग एल्स, वो कुछ और होगा, एंड मोर इन द नेचर ऑफ ए पिकनिक। वो बस एक पिकनिक हो सकता है, वो एक दूसरे के साथ घुलने मिलने, टाइम स्पेंड करने का अच्छा माध्यम हो सकता है। वो प्रकृति के साथ घुलने मिलने का, प्रकृति को महसूस करने का, फ्रीडम का, खुद से मिलने का, आध्यात्मिक तृप्ति का माध्यम वो नहीं हो सकता अगर आप किसी के साथ जाते हैं। इसलिए आपको अकेले जाना चाहिए। सॉरी, ए वॉकिंग टूर शुड बी गॉन अपॉन अलोन। आपको वॉकिंग टूर पर अकेले जाना चाहिए, बिकॉज फ्रीडम इज ऑफ द एसेंस। ये बात है कि वॉकिंग टूर पर जाने का जो मूल तत्व है ना, वो मूल तत्व है अपने आप से मिलना, फ्रीडम, आजादी। तो आजादी तभी हो सकती है जब आप अकेले जाएं। कैसे? आप किसी पहाड़ी पर चल रहे हैं, मूल रास्ते से अलग आपको कोई पगडंडी दिखती है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि मैं इधर जाना चाहता हूँ, मैं इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जबकि अधिकतर जनता जो है वो इधर नहीं जा रही है। अब आप किसी ग्रुप में होंगे तो ग्रुप के अधिकतर लोग उस रास्ते को नहीं चुनना चाहेंगे, तब उनके पीयर प्रेशर में आकर आपको भी सीधे रास्ते पर चलना होगा, तो आपकी स्वतंत्रता छीनी। आप जो एक्सप्लोर करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। आपके फैसले गलत हो सही हो, लेकिन फैसले लेने वाले आप हो, ये स्वतंत्रता छिन जाती है जब आप किसी के साथ जाते हैं। तो फ्रीडम इज ऑफ द एसेंस। वॉकिंग टूर का जो मूल तत्व है, जो एसेंस है, वो फ्रीडम है। और आप फ्रीडम को ही पीछे छोड़ देंगे, फिर टूर पर जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको हमेशा ए वॉकिंग टूर should be gone upon alone, because freedom is of the essence, because you should be able to stop or go on। आप ये तय करने वाले खुद होते हैं कि आपको चलना है या रुकना है, आपको किस रास्ते पर मोड़ लेना है, फॉलो द वे और दैट। आपको ये रास्ता चुनना है या ये रास्ता चुनना है, इधर मुड़ना है उधर मुड़ना है, ये आप होते हैं तय करने वाले। एज द फ्रीक टेक्स यू। फ्रीक का मतलब होता है शनक, यहाँ है विचार। आपका जो मन कह रहा है, आपका जो दिमाग कह रहा है, आप वो चुनने के लिए स्वतंत्र अगर नहीं है तो वॉकिंग टूर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए आपको वॉकिंग टूर पर हमेशा अकेले जाना चाहिए। आप जिस रास्ते मुड़ना चाहें, जहां रुकना चाहें, जितनी देर रुकना चाहें, जिस चीज को जितना ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहें, उतना कर पाते हैं। एंड बिकॉज यू मस्ट हैव योर ओन पेस। और फिर आपकी अपनी गति भी होती है। एंड नीदर ट्रॉट अलोंग साइड चैंपियन वॉकर और नॉर मीन्स इन माइस विद ए गर्ल। ये कहते हैं कि आप जब अकेले जाते हैं किसी टूर पर, वॉकिंग टूर पर, तब आपकी अपनी गति होती है। पेश का मतलब होता है गति। तब आपकी अपनी गति होती है। आपको ना तो किसी चैंपियन वॉकर के साथ जाना चाहिए जो बहुत ज्यादा चलता है, जिसके चलने की बहुत ज्यादा कीड़ा होता है, जो अत्यधिक चलकर सुख प्राप्त करना चाहता है। ना तो आपको उसकी बराबरी करनी है, और ना ही आपको किसी लड़की, डेलिकेट सी लड़की, और आज की लड़कियों की बात नहीं हो रही, आज की लड़कियां तो बहुत आदमियों से आगे जा रही है। जब ये ऐसे लिखा जा रहा था तब की बात हो रही है, 1876 की, या उस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की, जब लड़कियां खुद को डेलिकेट महसूस करवाने में समझती थी कि हम तो लड़कियां हैं, हम तो धीरे धीरे चलेंगी। और कोई साहसी लड़की हो मान लो, तो उसको माना जाता था कि ये तो मर्द है। तो इस प्रकार की बातें हैं कि ना आपको किसी चैंपियन वॉकर के साथ जाना है, ना ही आपको किसी लड़की के साथ, मीन्स का मतलब उसके कदम से कदम मिलाने की जरूरत है। आपको हमेशा अकेले जाना चाहिए, और अकेले जाने का जो सार है वो सारा इस स्लाइड के अंदर दिया हुआ है, कि आप अपनी फ्रीडम ना खो दें किसी ग्रुप के चक्कर में, जो कि एसेंस है किसी भी वॉकिंग टूर का। आपको किसी चैंपियन वॉकर के साथ नहीं जाना है, आपको किसी गर्ल के साथ चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ अपनी जो क्षमता है उससे
कम चलकर जो है जितना आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त ही ना कर पाए। तो इस प्रकार की बातें यहाँ की हमने। आगे बढ़े तो लिखा हुआ है एंड देन यू मस्ट बी ओपन टू ऑल इंप्रेशन एंड लेट योर थॉट्स टेक कलर फ्रॉम व्हाट यू सी। ये कहते हैं कि आपको अपने दिमाग का हर तंतु खुला रखना चाहिए, अनुभवों को एकदम खुला रखना चाहिए। पहले ये सोचकर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि आगे जाकर मैं, जैसे वो प्री प्लान बना के जाते हैं कि मैं झरना देखूंगा, 15 मिनट का ये प्लान होगा, फिर 15 मिनट बाद हम लोग यहाँ से वापस बस में बैठेंगे, आगे जाएंगे, इस मंदिर जाएंगे, मंदिर में घूमेंगे, 5 मिनट का टाइम दिया, सारा ग्रुप इकट्ठा हो वापस आ जाए, नहीं तो बस निकल जाएगी। इस प्रकार की बातें नहीं करनी है। जस्ट गो विद द फ्लो। आप गए, आपने अपने अनुभवों को खुला रखा। योर थॉट्स टेक कलर व्हाट यू सी। जो कुछ आपने वहां देखा उसी में ढल जाओ, वहीं के होके रह जाओ। पहले से कुछ भी सोच समझ कर जिंदगी के अंदर हम सोचते हैं कि हम सोच समझ कर करते हैं, होता वही है जो ऊपर वाला करता है, जो प्रकृति करती है, जो नेचर करती है, या वट एवर यू फील्स, जो आपको लगे कि करते हैं, करता वही है। हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रकृति के साथ हो जाओ। जो कलर प्रकृति आपको दिखा रही है देखो, जो वो आपको महसूस करवाने की कोशिश कर रही है करो और आगे बढ़ो, ना कि अपना दिमाग लगाओ। ओपन का मतलब कुछ भी पहले से सोच के मत जाओ, ओपन रखो, जो कुछ आएगा हम एक्सेप्ट करेंगे। क्लोज मत रखो खुद को। यू शुड बी एज ए पाइप फॉर एनी काइंड ऑफ प्ले अपॉन। पाइप मतलब अपने यहाँ बांसुरी होती है, फ्लूट, उसी तरीके का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। आप बांसुरी समझ सकते हैं कि जैसे बांसुरी खुद ब खुद नहीं बजती है, उसके अंदर जिस प्रकार की हवा डाली जाएगी या जिस प्रकार की उसके अंदर हवा जाएगी वो उसको एक्सेप्ट करती है और वैसा साउंड या म्यूजिक प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर ये मेटाफोरिकली हमको कह रहे हैं पाइप, कि हमें पाइप की तरह होना चाहिए, और प्रकृति को, नेचर को कह रहा है बजाने वाला, हवा देने वाला। तो हमें एक पाइप की तरह होना चाहिए जिसके अंदर प्रकृति जिस भी प्रकार की हवा डाले, एनी विंड टू प्ले अपॉन, उस बांसुरी को बजाने के लिए जिस प्रकार की हवा जाएगी, प्रकृति जिस प्रकार की हवा डालेगी, उस प्रकार के विचार बनेंगे, उस प्रकार के म्यूजिक बनेगा। आई कांट या कैनॉट सी द विट। मुझे इस बात में कोई समझदारी नजर नहीं आती। विट का मतलब समझदारी। ये कहते हैं कि मुझे इस बात में कोई समझदारी नजर नहीं आती। शेज हेजलिट, हेजलिट की बात का सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि हेजलिट ने सही कहा था ऑन गोइंग जर्नी में, ऑफ वॉकिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम। ये कहते हैं कि इस बात में कोई समझदारी है कि आप वॉक भी कर रहे हैं जो कि एक फिजिकल एक्टिविटी है, और आप टॉक भी कर रहे हैं जो एक मेंटल एक्टिविटी है, तो फिर ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगी। अगर आपको चलना है तो आप चलिए, और अगर आपको बातें करनी है तो आप रुकिए। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। विलियम हेजलिट ने भी यही कहा था, और इस ऐसे के अंदर आर.एल. स्टीवनसन भी इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तभी मैंने आपको पहले कहा था कि इस ऐसे ऐसे को जो है विलियम हेजलिट की बातों को एक तरीके से आगे बढ़ाया है किसने? आर.एल. स्टीवनसन ने। व्हेन आई एम इन ए कंट्री, जब मैं किसी गांव में होता हूँ, कंट्री का मतलब देश नहीं, गांव है, ग्रामीण इलाका है। व्हेन आई एम इन ए कंट्री, जब मैं किसी गांव देहात में होता हूँ, आई विश टू वेजिटेट लाइक ए कंट्री। मैं उस गांव की किसी वनस्पति, झाड़ियां, पेड़ पौधे, उस प्रकार का बनना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है आर.एल. स्टीवनसन यहाँ? यहाँ वो कहते हैं कि मैं प्रकृति के अंदर अस्तित्व में तो रहूं, लेकिन बिना हिले डुले। प्रकृति जो करवा रही है बस वैसा, मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं बस प्रकृति का एक हिस्सा हूँ, छोटा सा। मैं उस तरीके का बनना चाहता हूँ। जब मैं गांव देहात में जाता हूँ, पेड़ पौधों को देखता हूँ जो कि शहर में बहुत ही दुर्लभ तरीके से दिखते हैं, तब मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह हो जाऊं, कि मैं प्रकृति के अंदर रहूं तो सही, लेकिन बिना खुद मेहनत किए प्रकृति जो करवा रही है बस वैसा हो जाऊं। विच इज द जिस्ट ऑफ ऑल दैट कैन बी शेड अपॉन द मैटर। ये कहते हैं कि यही वो बात है कि मैं प्रकृति के साथ, प्रकृति के जैसा, या उन पेड़ पौधों की तरह स्थिर हो जाऊं,
यही इस बात का जिस्ट है, यही सारी बात की समरी है, सार है जो मैंने ऊपर करी है कि जब आप वॉकिंग टूर पर जाएं तो प्रकृति में शामिल हो जाएं, ना कि अपना दिमाग चलाएं। देयर शुड बी नो क्रैकल। कैकल, कैकल का मतलब होता है काव काव, जैसे कौवे करते हैं, मुर्गियां करती है, मुर्गियों की आवाज को कैकल बोलते हैं। देयर शुड बी नो कैकल ऑफ वॉइसेस एट योर एल्बो। तुम्हारी जो एल्बो है उसके पास किसी भी तरह की, मतलब तुम्हारे जस्ट पास में या तुम्हारे आसपास ऐसी कोई काव काव नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ काव काव का मतलब क्या है? यहाँ काव काव का मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी अशांत जगह पर बैठे हैं। जब आप किसी ग्रुप में जाते हैं, सुबह उठे, गीजर नहीं चल रहा है, अब आप सुबह उठकर उस मेडिटेटिव माहौल का आनंद लेने के बजाय होटल वाले से शिकायत करने जाएंगे, उससे दो बातें कहेंगे, इतने पैसे किस चीज के लिए, गीजर नहीं चल रहा है, टाल साफ नहीं है, बाथरूम साफ नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, गर्म नहीं आ रहा है, साबुन नहीं रखा है। तो ये है जो हमने पैदा करी हुई काम काम है। तो फिर आप उस सुबह का आनंद नहीं ले पाएंगे, आपकी सुबह इन्हीं सब काम काम में निकल जाएगी। तो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास में या आप जिस एनवायरमेंट में हैं, मेडिटेटिव, जो कहते हैं कि टू जार ऑन मेडिटेटिव साइलेंस ऑफ द मॉर्निंग। जार ऑफ का मतलब डिस्टर्ब करे, जो खलल डाले, मेडिटेटिव साइलेंस ऑफ द मॉर्निंग। तो आपके पास ऐसी कोई काम काम नहीं होनी चाहिए जब आप किसी वॉकिंग टूर पर जाते हैं। ये सारी बातें इस स्लाइड में थी कि अपने को किसी पाइप की तरह होना चाहिए जिसके अंदर प्रकृति हवा डाले, जिस प्रकार से बजाए जो भी म्यूजिक निकले वो अपने आप निकले, मुझे कुछ नहीं सोचना। मुझे तो किसी वेजिटेबल की तरह बन जाना है, किसी गांव की, जो अस्तित्व में रहे पर बिना मेहनत के प्रकृति का हिस्सा बन जाए। हम कहीं पर जाएं तो हमारे आसपास किसी भी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं हो, और शोरगुल सिर्फ यहाँ मेटाफोरिकली यूज किया गया है, कोई आसपास मेटाफोरिकली ऐसे यूज किया गया है कि वो जो है अपने जो आसपास के लोग होते हैं, जो जो चीजें हम लोग साथ लेकर के जाते हैं, जैसे होटल में बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अचानक फोन बज रहा है, तो हमारे मेडिटेशन में खलल डालेगा। तो अपने को इस प्रकार की कोई चीजें अपने साथ रखनी नहीं। अगर आप कहीं जा रहे हैं वॉकिंग टूर पर, तो इन सब चीजों को पीछे छोड़ के जाएं और अपनी स्वतंत्रता को अपने साथ लेकर जाएं। ना किसी ना कपल को जाना चाहिए, ना किसी ग्रुप में जाना चाहिए। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।